बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान सुपर लीग, उसकी फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन ओनर रूह रवां नदीम उमर साहब, खुश आमदीद कहेंगे नदीम उमर साहब आपको। और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईद कुर्बान जी और आप लोगों की कुर्बानी तो पहले ही हो गई। बिल्कुल सही है। एक कुर्बानी होनी चाहिए ना किसी की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेली टीम, बड़ा मज़ा आया। आखिर तक गए हम लोग, लड़ते रहे और मेरा ख्याल है आखिरी 10 मिनट में जो हारे हम लोग, बस वो एक अफसोस है। लेकिन मैं तो सबसे पहले कलंदर्स को मुबारकबाद भी दूंगा, बहुत अच्छा खेले। वो चौथी पोजीशन से लड़के आए और टूर्नामेंट को जीता। अरे हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस दफ़ा हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। लीग मैचेस जो जीते थे तो वो एक रिकॉर्ड ही था तकरीबन। तो एक दो गलतियाँ भी हुई हमसे। दूसरी बात यह है कि आई थिंक हमने वसीम जूनियर को बहुत मिस किया, बड़े गलत मौके पे साइड स्ट्रेन आया। टीम बड़ी बैलेंस्ड और सेट चल रही थी और बहुत इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हुई। हसन नवाज उभर के आए, हमारे नाफे खेले नहीं, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो हमारा कोयटा का लड़का था बच्चा, वो नहीं खेला, उसका बड़ा अफसोस हुआ। वो कहीं फिट नहीं हो रहे थे, तो 2-3 नेगेटिव्स भी आए। बट सबसे ज़्यादा हसन नवाज की खुशी हुई। सऊद ने बड़ा अच्छा लीड किया टीम को। और हमारे 10 साल मोइन भाई, आज़म, सैफ़ी, मैं, नबील, हम लोग सब 10 साल एक साथ रहे एज अ टीम, तो उसकी भी एक बहुत खुशी हुई। ओवरऑल एक अच्छा टूर्नामेंट था, डिस्पाइट बीच में जो हालात रहे, आपको पता, जंग भी आ गई, प्लेयर्स भी चले गए। लेकिन इसमें मैं बोर्ड की भी तारीफ़ करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि इन हालात में उन्होंने खिलाया। तो आई थिंक ओवरऑल कुर्बानी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ एक अफसोस रहेगा कि हम जीत नहीं सके टूर्नामेंट। नदीम उमर साहब, क्रिकेट के हवाले से तो लोग आपको जानते ही हैं, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा। आपके वालिद साहब जो हैं उनको भी क्रिकेट का बड़ा शौक था। मतलब मैं ट्रू ग्लैडिएटर जो थे वो तो वही थे। हर औलाद के लिए बाप एक बहुत मसल जाइंट कहलाता है, देखते हैं अब्बा को, यू लुक अप टू हिम। लेकिन हमारे वालिद साहब वाकई एक डिफरेंट जमशेद कैरेक्टर उमर थे साहब, जी। बहुत सी खूबियाँ थी उनमें, हम बहुत उनको एडमायर करते थे और लगता ऐसा था वो सारी उम्र हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, और वो बेचारे कोरोना में चले गए। लेकिन ये सारी जो आप देख रहे हैं गहमा गहमी, उन्हीं की वजह से। एंड एक बहुत दोस्त भी थे शफीक, और डांटते भी बहुत थे, इन द सेंस के वो डांटना नहीं, उनका हूँ करना ही बड़ी बात थी। तो उन्होंने पूरी फैमिली को जोड़ के रखा। एंड बस एक अफसोस सा रहता है कि उन्होंने, लेकिन खुशी की बात यह कि वो हमारी जो एक कामयाबी थी, एक ही थी, उसमें वो आगे आ गए थे, ट्रॉफी भी उन्होंने उठाई। तो खुश थे कि हमने, पहले तो बहुत नाराज़ थे कि आप क्यों इसमें आए, क्योंकि शोहरत यहाँ पे अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हमें क्रिकेट का एक शौक़ था, तो वो तो कहीं भी हो रही हो तो हम जाके खेलेंगे। तो ये फिर उनको बात समझ में आई, फिर वो माशाल्लाह बहुत उसको एंजॉय करते थे, देखते थे। एंड ओवरऑल आई थिंक जितना हमारी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, मुझे नहीं लगता किसी और को होगा। मेरी बहनों से लेके यानी नीचे तक एवरीबडी। फैमिली की आपने बात की, फैमिली में तो लोगों ने आपको शलवार कमीज़ में देखा होगा, लेकिन आज जब हम आए आपका ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, मेरी टीम भी बड़ी हैरान थी कि ये नदीम उमर साहब ही हैं। पहले उन्होंने देखा आपको, फिर उनका अच्छा ये नदीम उमर साहब। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं पहन लेता हूँ शलवार कमीज़। नहीं, ये मेरा बस एक फ़लसफ़ा ये है कि आपको काम पे ना ज़रूरी है कि आप, हम लोग जीन्स और उसमें काम वैसे स्मार्ट करते लग रहे हैं आप। हैं। बहुत बेहद शुक्रिया। तो काम के लिए आपको जो है ना, अपने वो कपड़े वो होने चाहिए जिसमें आप काम कर सकें। और सारी उम्र जीन्स पहनी और शर्ट पहनी, तो उसमें हम जाते हैं अपनी फील्ड में जैसे, तो उधर बड़ा ज़रूरी होता है। तो बचपन से एक आदत थी। हाँ, शलवार कुर्ता हमारा है, नेशनल ड्रेस है, बट काम के वक्त मैं समझता हूँ कि आपको वो है जिसमें आप काम कर सकते। अच्छा, आपने ड्रेस की बात, ये इस टूर्नामेंट में हम तो आपको पिछले 10 साल से देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। कभी जैकेट, कभी
ट्रैक सूट की जो है वो आप जर्सी पहनते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मैंने आपको देखा कि वाइट शर्ट और वो जो खास कैप था कोयटा ग्लैडिएटर का वो आप पहनते थे। तो ये किसी ने आपको कहा हुआ था या ये आपने सोचा हुआ था कि ये लकी चार्म है ग्लैडिएटर के लिए? हाँ देखें, क्रिकेटर जो है ना वो बहुत मेरा ख्याल है लोग वहमी भी होते हैं, तो मैं उनका समझने वालिद हूँ। तो कोई सीट तो ऐसे भी होता है कि आप जब डग आउट में बैठते थे तो सोचा होता थे आज पिछला मैच यहाँ जीते थे बस इसी सीट पे बैठे रहो? बिल्कुल यही था। मैं किसी को उठने नहीं देता था और लोग परेशान भी थे डग आउट में, यार ये क्या आ गया। हम लोगों की मीटिंग के बाद जिसको जो सीट मिल गई, अगर उधर अच्छा चल रहा है मैच तो वहीं बैठे रहो। तो लोग कहते भी थे कि सर ज़रा ऊपर जाना है काम से। मैं कहा नहीं, बैठे रहो, ज़रा ही ओवर ख़त्म हो जाए। तो हाँ होता है, वहम में एक हैं ड्रेसिंग रूम चेंज ना हो, वही ड्रेसिंग रूम रहे। लेकिन ये आई थिंक ओवर द ईयर डेवलप हुआ है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। दो चीज़ें, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, इस टूर्नामेंट के हवाले से बहुत बात हुई तो आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। एक वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या हुआ था फाइनल में? सऊद शकील आउट होकर आए, हेलमेट उन्होंने फेंका, लोगों ने कहा कि नदीम उमर और कप्तान का झगड़ा हो गया। नहीं, ये झगड़ा नहीं हुआ एक्चुअली। अगर आप उसको देखें दोबारा तो सऊद को मेरा ख्याल है गलत आउट दिया था, वो आउट था नहीं और वो भी गुस्से में था बहुत। तो मैं उसको सिर्फ ये बता रहा कि सऊद थोड़ी देर वहाँ तुम्हें खड़ा रहना चाहिए था, प्रोटेस्ट तो करते, तुम आ गए। वो जेंटलमैन आदमी है लेकिन गुस्से में बहुत था, वो गलत आउट दिया था। जाहिर सी बात है, बॉल इतनी दूर जा रही है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, फाइनल मैच चल रहा है, विकेट की वो कहते हैं सऊद होता तो 160 भी नहीं बनते, लेकिन एक विकेट आपकी जब गिर जाए तो वैसे ही एक आपके ऊपर दबाव आ जाता है। तो हमने भी ये सोचा था कि विकेटें नहीं गिरेंगी और हम 2 विकेटों से ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे पावर प्ले में, चाहे रन हमारे कम हो, बट देन वी विल गो फॉर 220, ये हमारा एक एम था। साउथ तो 180 कह रहा था, मुझे विकेट देख के लगा 220। एनीवे उस कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, तो मैं उसको रास्ते में यही बताया था भाई थोड़ी देर रुकते, शायद वो क्योंकि DRS था नहीं, लेकिन शायद वो दोबारा उसको देख लेते, क्योंकि रिप्ले में भी अगर आप देखें तो वो नॉट आउट था। तो उसको गुस्सा तो वैसे ही आ रहा था, कहता है नदीम भाई क्या करता मैं, तो वो उसने बल्ला अलग उसमें फेंका, फिर आके मुझसे सॉरी भी कर रहा था कि आई थिंक एक बैड इमेज गया, शायद मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे नहीं था। मैं कहा हाँ आई अंडरस्टैंड। एक दूसरा बड़ा चर्चा है मोहम्मद नईम का कि प्रोटेस्ट होना चाहिए था, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो इस सारी सिचुएशन में आपका क्या मौक़िफ़? नहीं हम देखें, मैं ये कहता हूँ जो भी हुआ 11 ही खिलाए ना उन्होंने, ठीक है। हमने भी कहा था कि शायद ये इसकी एज वो सही नहीं, तो समीन भाई से मेरी बहुत दोस्ती है एंड उनको मैं नाराज़ नहीं कर सकता, वो मेरे भाई की तरह हैं। और हमारी टीम ओवरऑल ये भी जमा हुए, सबने कहा चलें जाने दें सर, जो हो रहा है देखेंगे, लड़के खेलेंगे। तो बस वो एक थोड़ी देर का पार्ट था और एक्चुअली क्योंकि एज का एक वो था जो आई थिंक समीन भाई ने उसको आके बताया भी कि 23 के ऊपर नहीं, अगर प्रोटेक्टेड प्लेयर है तो उसको आप खिला सकते हैं। लेकिन हमें ये लगा कि वो क्योंकि पहले खेला हुआ है उसको खेलना नहीं चाहिए था, बट आई थिंक इन ऑल फेयरनेस उन्होंने बहुत अच्छा खेला, अब खिला लिया, कोई बात नहीं। आपने समीन राणा की बात की नदीम उमर साहब, क्या ये बात ठीक है कि आपको डग आउट में बैठने के लिए आमादा किया समीन राणा ने? उन्होंने कहा कि नदीम भाई आप डग आउट में बैठा करें, आप कहाँ ऊपर जो है वो बैठते हैं गैलरी में। नहीं बात सही है, समीन ने मुझे बहुत अच्छा, समीन भाई कहते रहे कि आप डग आउट में बैठे। तो आपको क्या हिचकिचाहट थी? नहीं मुझे हिचकिचाहट कोई नहीं थी, 2-3 दफ़ा मैंने पहले भी ट्राई किया था, लेकिन वो कहते थे आप तो ओनर हैं, आप बैठ नहीं सके। तो फिर कैसे इजाज़त मिल गई आपको? नहीं इजाज़त नहीं मिली, मैं मैनेजर बन गया टीम का। और वो तो डायरेक्टर बन गए? फिर वो डायरेक्टर बन गए। तो वो देखें हमने क्या करना है अंदर, बट बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं, जो हमारे तजर्बात हैं उनसे शेयर करते हैं। लेकिन एक वो होता है ना, जब तक सितारा ना हो ना, वो आपकी बात कम लोग सुनते हैं। तो वो सितारा तो नहीं था, लेकिन हमारे क्लब के ही लड़के थे बहुत। आई थिंक टीम बहुत जेल थी, सारी टीम। आप यकीन करेंगे जब हारे हैं तो सबको बड़ा अफसोस था। मेरा ख्याल है कि 60-70% बच्चे तो रो रहे थे, आंसू थे उनके, क्योंकि बहुत करीब से हम मैच हारे थे। तो एक माहौल अंदर देखा, 1-2 अपने मशवरे देते थे, मोइन भाई की बड़ाई है, अपने सरफराज सऊदी बातें सुनते थे। तो एक अच्छा माहौल रहा थ्रू आउट। वो अंग्रेज़ आते थे, उनको हैंडल करना बड़ा एक
मरहला होता था कि उनको कैसे हैंडल करना है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। तो ओवरऑल मैंने इस साल देख लिया कि असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। तो आप सही कह रहे हैं, समीन भाई ने मशवरा दिया था कि आप बैठे हैं, लेकिन चेयरमैन मुश्किल है जी। ओनर कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज इस खास शो में, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। ओनर चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब आज के इस खास शो में हमारे मेहमान हैं। कुछ दिलचस्प सवालात हमने आपके लिए मुरतब जी। किए हैं, और अगर आपको इसकी थोड़ी वजाहत करनी पड़े तो वो भी बनेगी, क्योंकि जो सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि यार आपके जो बैट्समैन है बड़े मुश्किल में खेलते हैं। जब मैच में आपको तो लगता है इसने चौका क्यों नहीं मारा, इसने छक्का क्यों नहीं मारा। जी। मुझे ये बताएं कि अगर फाइनल दोबारा खेलने का मौका मिला जी जी। तो किस खिलाड़ी को टीम से तब्दील करते आप? नहीं, बस मैं कहा ना, वसीम जूनियर एक मिसिंग अच्छा, उसको लिंक, टीम में रखेंगे आप? उसको टीम में आना चाहिए था। बस वही एक मिसिंग लिंक थी जो आई थिंक अगर वो होता तो रन शायद हम इतने ना आखिर में देते जो 3 ओवर में हमने दिए। अच्छा नदीम उमर साहब, सर विवियन रिचर्ड्स आपको एक क्रिकेट बैट देते हैं और ये सबको बात पता चल जाती है, और मोइन खान भी ये बैट आपसे मांग रहे हैं और सरफराज भी ये बैट आपसे मांग रहे हैं। देना है आपने, बैट रखना नहीं है। आपको लगे यार विवियन रिचर्ड्स का बैट है, मैं तो नहीं दे रहा किसी को, तो आप किसको देना चाहेंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं सैफ़ी को दे दूंगा। उसकी वजह यह है कि आई थिंक उसके, मेरे हिसाब से मोइन खान खुद एक लेजेंड है, ठीक है। और सैफ़ी जो है ना राइजिंग एक स्टार है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स इट मोर देन मोइन भाई। अच्छा, लॉर्ड्स में कोयटा ग्लैडिएटर को मैच खेलने का मौका मिले तो टीम जो सामने वाली है उसको मुंतखब करने का इख्तियार आपके पास हो, कराची किंग्स या लाहौर कलंदर? हाँ, तो मैं कराची से खेल लूँ। ठीक हो गया जी। अब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, आपके पास 2 टिकटें हैं, एक पे तो आप जा रहे हैं जी और दूसरा ऑप्शन आप के पास है आतिफ राना, जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अली नकवी साहब और मुल्तान सुल्तान के अली तरीन। किसको साथ ले जाना चाहेंगे? अच्छा, इसमें आई थिंक अली भाई को शौक़ तो है, अली तरीन को भी है, आतिफ को शौक़ बिल्कुल नहीं है फुटबॉल का, तो आई थिंक आई विल टेक अली नकवी विद मी। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, ओके फाइन हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल हो गए हैं और बेस्ट टीम का कप्तान बनाने के लिए आपसे वोट मांगा जाए, 3 नाम हैं, सरफराज अहमद, बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी, आप किसके साथ जाएंगे? आई थिंक सरफराज का तजर्बा क्योंकि ज़्यादा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये नहीं कि वो मेरे साथ है या हमारे क्लब का है, बट आई थिंक उसमें वो जरासीम एंड वो तजर्बा ज़्यादा है। आई थिंक आई विल गो विद सरफराज। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जा रहे हैं आप जी और रास्ते में आपको मिल गए हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान, गाड़ी में सिर्फ एक बंदे को बिठाने की जगह है, मशवरा आपने लेना है जानवर खरीदने के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा अच्छा मशवरा देगा आपको जानवर खरीदने के लिए? आई थिंक हारिस रऊफ। अच्छा, बिल्कुल। ठीक हो गया जी। नदीम उमर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर पर फिल्म बन रही है और नदीम उमर के किरदार के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, जावेद शेख साहब, आप किसका इंतखाब करेंगे? आई थिंक ओवरऑल आई थिंक हुमायूं सईद वुड बी द प्रॉपर मैन, क्योंकि अगेन तजर्बा इज, अभी काम कर रहे हैं वो तो, लेकिन अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया जितना मेरा। तो आई थिंक बट आई विल गो विद हुमायूं सईद। 10 साल में आप के कोयटा ग्लैडिएटर में केविन पीटरसन आए, शेन वॉटसन आए, इस सीज़न में फिन एलन बहुत अच्छा खेले, एक लंबी फहरिस्त है। किस खिलाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? आई थिंक शेन वॉटसन और केपी, केपी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, आपको पता है, वो जो दिल में आता था वो कहता भी था और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता था। लेकिन शेन वॉटसन ने हमें आई थिंक ट्रॉफी जो पिछले हम जीते 2019 में, उन्होंने ही जितवाई थी बड़ी मेहनत करके, एंड वो पाकिस्तान आए, इसलिए आई थिंक आई विल गो विद शेन वॉटसन। फाइन, ठीक है। 10 साल हो गए पाकिस्तान सुपर लीग को और आपको तो एक एक लम्हा याद होगा 2016 से 2025 तक। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ किस साल कोयटा ग्लैडिएटर की बेस्ट टीम आपने मुंतखब की, तो आपका जवाब क्या होगा? आई थिंक इस साल सबसे अच्छी टीम हमारी इसलिए थी कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। हम, आप जैसे मैंने जिक्र किया, हम कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मैं चाहता था खेलें, वो नहीं खेल सक रहे थे, उनको जगह ही नहीं मिल रही थी। तो आई थिंक जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो, जितने आपके प्लेइंग 11 हो, तो वो हमने ये भी सोचा कि दोनों को आपस में लड़वा दें।
हमारे जो बेंच पे बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी टीम थी इस साल। आई थिंक वी हैड द बेस्ट टीम एवर। फाइनल का टर्निंग पॉइंट आपके ख्याल में क्या था? आई थिंक टर्निंग पॉइंट वही था लास्ट 3 ओवर जो हुए, जिसमें आई थिंक उनको 3 ओवर में 54 चाहिए थे, तो वो नामुमकिन सा एक हदफ था। और फिर जब वो आमिर जब बॉलिंग कर रहे थे तो आई थिंक उनसे वो वाली बॉलिंग हो नहीं सकी जो होनी चाहिए थी, जितने तजर्बाकार आमिर है। पूरा हमें वो लड़के यहाँ तक लाया, पूरा आमिर ने थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कराई, बस वो 2 ओवर जो थे वो ज़रा गड़बड़ हो गए। तो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था, द लास्ट 10 मिनट्स। पीछे फ्रेम में मेरे एक तस्वीर है जिसमें नदीम उमर साहब जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा फुल स्क्रीन पर भी आप वो तस्वीर दिखाएं। नेट हो रहा है, आपने भी पैड किए हुए हैं, हसन उमर साहब जो आपके साहबजादे हैं उन्होंने भी पैड किए हुए हैं। एक नेट पर शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर और वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे नेट के ऊपर अबरार बॉलिंग कर रहे हैं। उस नेट के ऊपर उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर रहे हैं। तो हसन को आप कहाँ भेजेंगे और ख़ुद कौन से नेट पे जाएंगे? आई थिंक क्योंकि मेरा आज भी गेम था तो मुझे तो कोई आई वुडंट माइंड, कोई भी नेट हो, दोनों अच्छे लगते हैं। नहीं, बेटे को भी तो बचाना है आपने। लेकिन हसन को मैंने भेजना है अबरार वाले नेट पे। शाहीन शाह और ये लोग तो माशाल्लाह स्पेस भी बहुत है और बहुत अच्छे तीनों बॉलर हैं, तो हसन को वहाँ भेजूंगा और खुद मैं शाहीन के नेट पे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? जी जी फाइन। तो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर चेयरमैन नदीम उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और बिल्कुल भी कोई शक के बगैर ये आप देख रहे थे वीडियो, ये नदीम उमर साहब भी की थी जो आपको गाते हुए नज़र आ रहे थे। नदीम उमर साहब, ये गाने का आपको शौक़ कैसे हुआ? जी हाँ, इसकी एक वो थी, वही वालिद साहब, हम लोग रहते थे नाइजीरिया में और मैं बहुत छोटा था तो वो गुनगुनाते रहते थे हर वक्त, और टूर्स पे जाते थे जो 400 मील, किलोमीटर नहीं 400 माइल्स, kaduna एक जगह थी, वहाँ से लेगोस, तो खुद ड्राइव करते थे और हम पीछे बैठते थे। तो उस ज़माने में रेडियो तो होता नहीं था, वो खुद ही गाते थे। फिर हमारे घर में LPs थे, तो वालिद साहब बहुत अच्छा गाते थे। मुझे भी बड़ा लेट शौक़ हुआ। एक बहुत इंडिया के एक सिंगर थे, बहुत पुराने, बल्कि उनको इंडिया भी नहीं कह सकते, वो आई थिंक उनका इंतकाल हो गया था पार्टीशन से पहले, कुंदन लाल सहगल साहब, उनको बड़ा मैं सुनता था। तो बस सुन सुन के फिर लोगों ने कहा चलो गा। तो हमें तो लगता है आप हबीब अली मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं। हबीब अली मोहम्मद साहब से मेरी मुलाकात हुई एक दफ़ा, तो मुझसे कहने लगे कि गाना भी सुना उन्होंने मेरा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि यार मैं सोचता था मैं आखिरी वो हूँ जो फॉलो कर, लेकिन शुक्र है तुम अभी हो जो इसको कैरी कर रहे हो। उनके भी जो फेवरेट थे वही थे, तो वो ही एक सिलसिला है हबीब अली मोहम्मद साहब। तो ये जो आप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जब मेला लगता है, फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करते होंगे, इस टीम में कौन अच्छा है गाने वाला? आई थिंक हमारे यहाँ 2-3 तो बड़े अच्छे गाते थे। अब तो खैर वो नहीं है। सरफराज, आई थिंक आपको पता है, मेरे उसके साथ भी 2-3 वीडियोस हमने करी एक साथ। और जब हम, आपको यकीन नहीं आएगा, जब जंग हो रही थी एंड हम लोगों को पता लगा, तो हमने लिफ्ट के पास एक गाना गाया दोनों, ए वतन पाक वतन, और इतनी ज़ोर से जज्बा ही अलग हो जाता है। कोई वो नहीं था कि कौन देख रहा है क्या हो रहा है, मैं और सरफराज लगे रहे, हम लोग गाते रहे। तो हो जाए सर थोड़ा सा? नहीं सर, माहौल भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो ज़रा सा अगर हो जाए। अच्छा वो क्या, उसके लिए तो आपको हारमोनियम और ये, हम लोग कोई प्रोफेशनल दो, तो है दो जुमले हो जाए। अच्छा 2 जुमले। फैज साहब की 2 शेर हैं, वो गा के सुनाता हूँ तो। अच्छा यार ये तो अजीब सा लग रहा है। देखें, हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्मनाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है
गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात है नदीम उमर साहब। तो मेरा ख्याल है जो अब नया ड्राफ्ट होगा और प्रोग्राम होगा तो उसमें आपका एक जो है वो गाना जरूर रखना चाहिए। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी है, हम सब के लिए है। 10 साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, गम की शाम है मगर शाम ही तो है। तो नदीम उमर साहब जिंदगी में कभी ना कभी मोहब्बत तो की होगी, ये म्यूजिक, ये क्रिकेट, इसके अलावा भी कोई मोहब्बत की आपने? हाँ, एक मोहब्बत नहीं, मैं मर्चेंट नेवी में था तो वालदा को बहुत वो था कि इनकी शादी हो जाए जल्दी। हम मेरे वालिद साहब ने अभी 23 साल में शादी कर ली, तो वो बहुत एडमेंट थी कि हो शादी। और जो समरा जो मेरी वाइफ है उनको पसंद मेरे वालिद साहब ने किया था, और उन्होंने कहा भाई तुम्हारी यहाँ होगी। तो वो टाइम ही नहीं मिला मोहब्बत का, लेकिन जब हो गई तो आपको पता है वो हर वक्त मेरे साथ होती हैं। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ बगैर उनके कहीं भी नहीं जाता, शायद दफ्तर आता हूँ उनके बगैर। तो एक बहुत अच्छा साथ रहा एंड आई थिंक ब्लेसिंग थी मेरे लिए कि शादी ज़रूर। क्या बात है नदीम उमर साहब, आपने बिल्कुल स्टार्ट वैसे लिया जब फास्ट बॉलर अपने रनअप से दौड़ता है। मैंने कहा बात कुछ करेंगे तो नदीम साहब को घर भी जाना है, तो आपने बहुत साउंड एंड सिक्योर जवाब देखिए दिया। हमेशा सेफ खेलना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है, ये टाइम ही नहीं मिला। और जब हो गई शादी तो उसके बाद इतनी मसरूफियात थी बिजनेस में इसमें। लेकिन मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ बहुत अच्छा साथ था हमारा। कोस्टारिनो टीम को अब बाय करना पड़ेगा, लेकिन एक राय ये भी है कि ये भी नाइंसाफ़ी है, आपको लाइफ टाइम जो है वो मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए। देखें आप आईपीएल में यही हुआ ना, उनको मालिकाना हुकूक 10 साल बाद मिल गए, लेकिन उनके देखें उनका बिल्कुल एक अलग सिस्टम चल रहा है। आप अपने अब वो करा था ना, हमने 6 टीमें बस कर दी थी तो हमें कितना नुकसान हुआ। आपको सोचना है अपने इन्वायरमेंट में। हम जब बिजनेस भी करते हैं तो हम पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में रह के सोचते हैं। आप कॉपी नहीं कर सकते किसी को कि जी क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो यहाँ भी वही सिस्टम होगा, या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वो यहाँ होगा। ये गलत फहमी है। आपको ना बिठा के 8-10 लोग इस पर सोचें, इसी चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। 2 टीमें आप ले आएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप करें। जो इनका सिस्टम था उसमें तो हम आ सकते हैं, बहुत आराम से आ सकते हैं। जो इन्होंने एक बनाया है कि इवैल्यूएशन होगी, उसके बाद 25% बढ़ेगा फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल, लेकिन बाकी टीम्स के लिए प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं चाहता कि इतने सबके कंट्रीब्यूशन हैं, अचानक आप वो फेसेस हटा देंगे आपने किया क्या। तो नदीम उमर साहब आपको लगता है कि ड्राफ्ट 10 साल में हुआ और उसके बाद हमने देखा कि टेप बॉल से लेके हॉकी से फुटबॉल से हर जगह जो है वो ड्राफ्ट ही हो रहे हैं, तो अब एक राय ये भी है कि ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर आपके यहाँ पैसा इतना है ना तो आप ऑक्शन कर सकते हैं। देखें बात यह है कि आप, ये अच्छी सोच थी, उन्होंने सोचा हमारे हिसाब से ड्राफ्ट इसलिए नहीं हुआ कि देखें एक प्लेयर फ़र्ज़ करें सरफराज हैं, उस पर अगर हम 2-3 लोग अड़ गए तो वो प्राइस कहाँ से कहाँ, आप कैप करके आप एक प्लेयर की प्राइस, सीलिंग प्राइस रख के, वही मैंने कहा आपसे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। वो कहते हैं जी ड्राफ्ट से बहुत अच्छा, वो ऑक्शन से बड़े अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम दुनिया के हर बड़े प्लेयर को जब हम ड्राफ्ट करते थे उसमें भी लेके आए। आप मुझे बताएं कि कौन नहीं आया? जो प्लेयर अवेलेबल था वो आया, इधर ज़रूर खेला उसने। तो ये कहना कि नहीं ड्राफ्ट से वो ऑक्शन से बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इससे नहीं आएगी। देखें अभी हमारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हुई, हमारा डीआरएस काम नहीं कर रहा था, वो नहीं। हमें अपना ही इन हाउस ये चीज़ें भी ठीक करनी है। क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जो आपका जो गेम जा रहा है वो लोग देखते हैं, उससे इम्प्रेस होते हैं। उसको दूसरा ये है कि 2 महीने चलता है उसके बाद खामोशी। तो वो जो 10 महीने हैं उसमें भी कुछ सोचना है ना, हमने क्या करना है। एक बड़ी अच्छी तजवीज़ आई थी, रमीज़ भाई लेके आए थे कि जब वो उन्होंने जूनियर लीग शुरू करी तो हमने कहा हमें दे दीजिए, इसी से हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, इमर्जिंग प्लेयर्स हम इसी से खिलाएंगे और हम उनके साथ पूरा साल काम करेंगे। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, दूसरे लोग आए, उन्होंने वो सिस्टम भी स्क्रैप कर दिया। तो अगर आप सिस्टम स्क्रैप करते जाएंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो आपका तो घर नहीं इस तरह चल सकता।
आप शिकायत करते थे, बात करते थे कि पीएसएल में हम लोग हवा में ही रहते हैं और टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है। इस बार उन्होंने आपको कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर होम ग्राउंड की हैसियत से दिया, तो आपके लिए बड़ा लकी रहा वो। बहुत लकी रहा। हम पिछले वहाँ 3 मैचेस पहले जीत गए थे, 6-7 यहाँ जीत गए थे, तो आई थिंक अनबीटेबल हम लोग हो गए थे लाहौर में। आई थिंक विकेट जैसी थी, फिर ज़रा कैरेक्टर चेंज हुआ जब ब्रेक आया, तो लाहौर वाज वेरी गुड टू अस। और मैं लाहौर के भी लोगों को शुक्रिया करूँगा, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। वहाँ एक ग्रुप आता था, अगर आपको याद हो तो, वो क्वेटा को बहुत जिनके सपोर्ट साथ आपने करता, पिक्चर भी खिंचवाई। तो वो आप यकीन करें लाहौर का ग्रुप था पूरा, दे वर नॉट फ्रॉम बलूचिस्तान, तो वो हमें सपोर्ट कर रहा था। और मैं इधर आई थिंक बलूचिस्तान का शुक्रिया करूँगा। मुझे वो एक बच्ची है हमारी जो एम्बेसडर भी है, लिशबा, वो आई थिंक यंगेस्ट एवर, वो जो जिसने किताब लिखी है, तो वो बता रही थी पूरे बलूचिस्तान में स्क्रीन लगे हुए थे। और जो 201 हमने किया तो वहाँ पहले ही सेलिब्रेशन शुरू हो गई, क्योंकि 201 आज तक हिस्ट्री में चेस नहीं हुआ इन एनी लीग, इन एनी। वो लोग समझ रहे थे हम जीत गए, तो अपनी फैमिली का तो मुझे अफसोस था ही। असल जो दुख था वो यही था कि हम बलूचिस्तान को फिर एक ट्रॉफ़ी नहीं दे सके। वो लोग बेचारे एक तरह से डिज़र्व करते थे उसको, जितनी मुसीबत में वो रहते हैं। क्रिकेट आपको पता है सबको जोड़ के रखता है, तो नो डिफरेंट इन बलूचिस्तान। कराची में पब्लिक क्यों नहीं आई जी, कराची में पब्लिक क्यों नहीं आई? हाँ, इसके देखें 2-3 रीज़न्स बहुत हैं, और ये अगर आप मुझसे पूछें, लोग कहते हैं ये है नहीं। रीज़न यही है कि जब आप आते हैं ना किसी ग्राउंड में मैच देखने, तो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए कि आप पूरी फैमिली को ला रहे हैं, तो एक इंजॉयबल एटमॉस्फेयर आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि 2 बाथरूम है 500 लोगों के लिए। यार ये एक प्रॉब्लम है, इनहेरेंट प्रॉब्लम। अब इसको ठीक कर रहे हैं। सेकेंडली, जो लोग बाहर से, आपको इस पे लोग कह भी चुके हैं, बड़ा लंबा लंबा चलना पड़ता था। अब पीसीबी ने क्या किया, एक पार्किंग लॉट बना दिया आगा खान के बराबर में, उधर से लोग ब्रिज के थ्रू आ सकते हैं। लेकिन ये कहीं एडवर्टाइज नहीं किया गया कि 2000 गाड़ियों का एक पार्किंग लॉट बना हुआ है। तो जब लोग एक दफ़ा आते थे ना, देखें डाई हार्ड फैन जब आएंगे और वो फिर फैमिली के साथ आते हैं और उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो कहते हैं यार अब कौन जाए, छोड़ो टीवी पे ही देख लेते हैं। फिर 1-2 इश्यूज पॉलिटिकल हुए, जिसकी वजह से लोगों ने आई थिंक एक बॉयकॉट भी किया। एंड कराची आपको पता है लीड्स इन एवरीथिंग, तो वो भी एक इशू रहा। और ये इसको आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस करें, क्योंकि हम जब 2019 में खेल रहे थे और हम जीते थे तो हाउसफुल था, पूरा हाउसफुल ही जाता था। सऊद शकील को आपने कप्तान बनाया, वो आपकी टीम को फाइनल तक लेकर गए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, सऊद शकील आई थिंक जितना काम आदमी मैंने देखा ना, वो चाहे फील्ड एंड ऑफ द फील्ड बहुत अंडरस्टैंडिंग। सरफराज से भी ज़्यादा। हाँ, सरफराज देखें, सरफराज इनमें, सरफराज की अलग एक पर्सनालिटी थी, सऊद की बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है। सरफराज मेरे साथ ही बैठते थे जब डगआउट में, तो उनका वही जो एक था। तो ऐसा कभी हुआ कि सरफराज बैठे में आपने ऐसे घूम के देखा सरफराज चलेगा? क्योंकि आपने तो सबको बुलावा था, जो जहाँ बैठा वहीं बैठे। नहीं, सरफराज को मैं हिलने नहीं देता था, वो आज तक नहीं गया। नहीं, वो आई थिंक दोनों कैप्टन में एक तरीका था। मैं सरफराज को देखा कि वो ग्राउंड पे एनिमेटेड बहुत होते थे। सही। सऊद नहीं होता कभी भी, बात अपनी वो पहुंचा देता सऊद, लेकिन एनिमेटेड आपने नहीं देखे उनको कभी कि वो गुस्सा कर रहे हैं या कोई। सरफराज बेचारी की बहुत सी वो भी बन गई, आ गई। अब इसको एक लेंथ ऑफ टाइम जब खेलेगा तो हमें लेवल हेडेड कूल बंदे चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छी बात यह है कि अब सऊद लाइन में आ गए कि इनको देखा जा सकता है, चलें टेस्ट वनडेज में एज अ कैप्टन। पिछले साल आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया T20 में इसने। इधर इतने रन नहीं बन सके जितने होने चाहिए थे, बट आई थिंक इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो आप उसको देखेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। नदीम उमर साहब, प्लैटिनम कैटेगरी में आपने फ़हीम अशरफ को पिक किया और हसन नवाज़ ने तो बाजे फाड़ देने वाली परफॉर्मेंस दी, 399 रन्स, टूर्नामेंट के तीसरे कामयाब तरीन बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज़ उन्होंने हासिल किया। और कोयटा ग्लैडिएटर को यहाँ तक लाने में उन्होंने बहुत मेहनत की। और मैं उनकी बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर होता ही है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये रोना गाना करते हैं कि यार मैं तो इस नंबर पे खेलता था, मुझे यहाँ नहीं खिलाया उन्होंने।
और उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को। वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनको टॉप ऑर्डर में खिलाया जाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह नंबर 4 पर अपने आप को फिट इन किया, अब पाकिस्तान टीम का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मसला हल कर दिया। बिल्कुल, देखिए दोनों, पहले फ़हीम अशरफ की बात करें, आई थिंक प्लेटिनम में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ उनको क्यों पिक किया। आई थिंक फ़हीम अशरफ का बड़ा ज़बरदस्त रोल था हमारे साथ, और वो पाकिस्तान टीम में भी पिक हो गए। बांग्लादेश से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। हमें एक ज़रूरत थी एक ऑलराउंडर की, जो कि पाकिस्तान को भी है। इस वक्त T20 में पाकिस्तान के पास उनसे अच्छा ऑलराउंडर नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैंने देखा, बहुत समझदार हैं, जितनी उनकी लिमिटेशन है उसमें रहते हैं, और क्या खूब खेलते हैं। फास्ट बॉलिंग तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग। आखिरी ओवर में 23 रन देके उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल, अब बहुत कंट्रीब्यूशन था इन दोनों प्लेयर्स का। हसन नवाज को मैं, आप यकीन करें, 3 साल से लेना चाह रहा था, लेकिन लोग कह रहे थे कि अभी मैच्योर नहीं है, खेलेगा अभी ये, तो लाइमलाइट में आ गया। हसन की जो सबसे अच्छी बात थी, नाफे की भी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी ये बात है, कि उन्होंने कहा सर देखें ऊपर तो फुल है, हाउस फुल है, हमारे ओपनर्स सेटल्ड हैं, मुश्किल है कि मैं ओपनर खेलूं, तो आप मुझे जहां भी खिलाएंगे कोई बात नहीं। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि हसीबुल्ला ओपनर है, आपने चौथे पे खिलाया। ये हर फ्रेंचाइज के साथ प्रॉब्लम होती है, क्रिटिसिज्म इतना होता है। यार मैंने कहा आप हो तो आप खिला लो टीम यार, जो क्रिटिसाइज करते हैं आप बना लो टीम यार। ये आप देखिएगा हमारा जब ड्राफ्ट हुआ उसमें मेरा ख्याल है 60% ओपनर्स ही थे, तो किधर जाते, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एनीवे सब ने ढूंढा, बट कमिंग बैक टू हसन नवाज, उसने कहा कि नहीं मैं जहाँ भी खेलूँगा मैं एडजस्ट करके खेलूँगा। आप देखें ओपनिंग में ज़रा सी जब बॉल हिलती है, सैफ़ी ने भी बात की, मोइन भाई की बड़ी इसमें इनपुट थी कि आई थिंक अगर हम इनको चौथे पे, पहले हमने छठे पे भी खिलाया उसको, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसकी जो सबसे अच्छी बात है, देखें उसके पास वो बड़े शॉट हैं जो किसी के पास मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान में नहीं है। उसकी आप, वो कहते हैं ना लॉन्ग लीवर्स, जो टांग निकाल के मारता है, तो वो हमारे पास था नहीं। एक आई थिंक पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व करेगा, बहुत ही शरीफ तरीन बच्चा है, बहुत शरीफ। यानी एक वक्त तो ये आ गया था कि वो आया, रायली रूसो कहता है 100 दोनों ने किए थे, तो कह रहे हैं नदीम प्लीज़ टेल हिम हाउ टू से नो और येस, गिव हिम अ कॉल। तो वो बेचारा अपनी धुन में रहता है, एंड बहुत ही सीखने वाला बच्चा है, सीखता है वो। लेकिन आप, जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, टीम को साथ ले जाते, ये नहीं कि मार मूर के वापस आ गए, जो हमारे कुछ प्लेयर्स करते हैं कि चलो जी चौथे पे यही काम है, पूरा गेम लेके चलेगा वो। तो आई थिंक पाकिस्तान को बहुत बड़ी फाइंड मिली है। जब दिल चाहता है छक्का भी मार लेता है, सिंगल भी ले लेता है, फंसता नहीं है। अब उसका स्ट्राइक रेट तो देखें 198 पे जा रहा है, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फाइंड है। अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व करे। और एक आखिरी सवाल नदीम उमर साहब, परफॉर्मेंस तो ग्लैडिएटर की बड़ी शानदार रही, लेकिन कुछ जगहों पर तनकीद का सामना भी रहा ग्लैडिएटर को, जिस तरह आपने खुद खुलासा किया, ख्वाजा नाफे को आपने कहा कि एडजस्ट नहीं कर पाए, उसके साथ हसीबुल्ला के ऊपर बड़े सवालात हुए, टीम के हवाले से बड़े सवालात उठे, तो क्या कहना चाहेंगे? टीम पे तो आई थिंक सवालात ख़त्म हो गए थे जब हम जीत रहे थे। सवालात उसी वक्त उठते हैं जब आप हार रहे होते हैं। अभी देखें, हाँ ये भी सवाल उठता है कि भाई जो ओनर है उसको डग आउट में नहीं होना चाहिए। हाँ, एक ये भी सवाल था ओनर को डग आउट। मैंने, अच्छा मैं सब एक एक करके भागो। देखें हसीबुल्ला और नाफे जो थे ना, आप यकीन करें दोनों को मैं हर गेम में सॉरी कहता था कि यार क्या करें। हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि नाफे को हमें ऊपर खिलाना था, लेकिन फिन एलन, आप यकीन करें हसन मेरा बेटा है, उसने कहा अब्बू इसको ड्रॉप कर दें, नाफे को खिला दें। तो पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म क्या शुरू हो जाता है कि यार क्या आपको क्या हो गया, फिन एलन को ड्रॉप कर दिया यार, इस वजह से हार गए। मैं कहा बेटा दुनिया पीछे पड़े, बट यू आर राइट, उसकी भी क्रिकेट नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और फिन एलन एंड में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, सिर्फ मार मूर के वापस आ रहा था। तो दिल चाह रहा था कि मैं साउथ को इसको नाफे को खिलाऊं। वो एक प्रॉपर बैट, 1-2 मैचों में खिलाया उसने, 50 के बाद वो बैठ गया। तो वो हमारी मजबूरियां थी, हर टीम की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसी तरह साउथ हसीबुल्ला का था, आपको एक विकेट कीपर बीच में चाहिए था हमें, कि जो मैच को लंबा करे और जब आए तो वो छक्के भी मार सके। हमने खिलाया हसीब को, 1-2 मैचेस में नहीं परफॉर्म करी,
अब पाकिस्तान का काम है ना इसको खिला। देखें, फ्रेंचाइज का काम ये नहीं होता। मैं हर दफ़ा ये समझाता हूँ कि आप एक तो कहते हैं कि जी पीएसएल ने हमारी टीम ख़राब कर दी, तो आप पीएसएल से लड़के क्यों चुनते हैं? आप जाके लड़के चुनें जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। आपने अभी इसको लिया, हसन नवाज को इसी परफॉर्मेंस पे ले लिया, या आपने और दो एक प्लेयर लिए में, तो अबरार, अब जैसे हमने लगातार अबरार को खिलाया, वरना वो आप देखें एक दो मैच खेलता था और अब लगातार वो खेला, परफॉर्मेंस भी दी उसने। तो टीमें बनाना फ्रेंचाइज की सवाबदीद जो होता है ना, वो एक तो मुश्किल काम होता है। यू आर इन द स्पॉटलाइट, एक टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने क्यों नहीं खिलाया, कह रहा है बड़ा अच्छा खेला हुआ। तो आई थिंक वो नॉइज़ को शट ऑफ करके आप, मैं तो ये कहता हूँ आप जितने बैठे ना टेलीविजन, वो टीम बना दें पाकिस्तान की। बड़ा मुश्किल काम होता है फिर उनको खिलाना। तो एक तो ये था, दूसरा आई थिंक समीन भाई जो हैं 3 टाइटल जिता चुके ओनर है ना, वो भी बैठे में क्या है, ही इज़ मेकिंग गुड वो। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं सबको ये बताता हूँ कि जितने प्लेयर्स हैं, इन सबसे ज़्यादा T20 मैंने खेली। आप यकीन, अभी भी खेल रहा हूँ, मैच खेल के कल आया हूँ। तो मुझे पता है इन एंड आउट्स, आप मुझसे ज़्यादा आप नहीं जानते। मैं ये कहता हूँ कि ओनर से ज़्यादा तो दर्द किसी को नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ये, और ये देखें ये अलग चीज़ है, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज टोटली दबाव आ गया। दबाव क्या, हम फाइनल जीत जाते तो कहते वाह वाह क्या नाम है, जो हार गया तो जी वो क्यों बैठे हुए थे। सलमान भाई, भाई दो टीमों के ओनर डगआउट में बैठे हुए थे, वो दोनों टीम अंदर, दोनों आप यकीन, उनके पास तो कोच भी नहीं था, कलंदर के पास, वो समीन भाई चला रहे थे ना। तो ये कहना, आपको इसकी साइंस ही नहीं पता है, इसकी साइंस बड़ी डिफरेंट है, ओनर बैठे ना बैठे। सेकेंडली आई थिंक, मैं जैसे समझ रहा हूँ, अपनी बात नहीं करनी चाहिए। अब 50-40 साल से तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, T20 खेल रहा हूँ। इनमें से बहुत से बच्चों ने तो मतलब इतनी कप्तानी क्या, इतने मैचेस नहीं खेले जितने हमने खेल ली। तो इसकी साइंस T20 की वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। दलेर होना चाहिए, हमारे कप्तान बिल्कुल दलेर नहीं है हमारे, माफ़ कीजिएगा। टुमारो यू हैव अनदर गेम, ये मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। आज हार जाओगे ना, कल फिर जीतोगे, लेकिन कुछ चीज़ तो करो। आप ये करते हैं कि लॉन्ग ऑफ वहीं खड़ा हो जहाँ प्रकार से खींच के दिया गया, वहीं लॉन्ग ऑफ रहेगा। यार 90 नंबर का प्लेयर आ रहा है, उसकी टांगें चल नहीं रही, आप लॉन्ग ऑफ बाहर क्यों रखा हुआ, लेके ऊपर आओ ना। लेकिन डरते हैं, अगर चौका लग गया, ओ भाई वो चौका मार सकता है, नहीं मार। तो इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, उसमें ना जाएं। लेकिन ठीक है, एक दबाव आता है, प्रेशर होता है प्लेयर्स पे, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा था। लोगों को फिर आदत हो गई कि हाँ भाई नदीम भाई आए। मैं एक मैच में नहीं था तो थोड़े परेशान थे, बट ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल रहा। बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब आपका, थैंक कि यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चेयरमैन ओनर कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगे कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को अपने आज के मेहमान नदीम उमर की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।